नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए, आज की चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। भाविक पटेल हैं, ट्रेड बुल्स के, बीरेन वकील हैं, पैराडाइम कमोडिटी के, और सुनील बलदेवा हैं, दाल मामलों के एक्सपर्ट हैं और प्रेसिडेंट भी हैं एग्री फार्मर्स एंड ट्रेडर एसोसिएशन के। और साथ ही आज हम आगे ग्वार पर भी चर्चा करेंगे कमोडिटी की क्लास में। एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो आप पूरे शो के दौरान बने रहिए। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं दाल की, और दाल पर लगातार खबर आ रही है और नई खबर ये आई है कि तुअर दाल को लेकर आज सरकार की बैठक हुई है। हमारे संवाददाता अमरीश पांडे ने ये खबर सबसे पहले ब्रेक की है। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय की अपर सचिव की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। सभी राज्यों के प्रतिनिधि इसमें शामिल थे और बैठक में स्टॉक की समीक्षा करने को कहा गया है। राज्यों से स्टॉक डिस्क्लोजर वेरीफाई करने को कहा गया है। सभी से पारदर्शिता के साथ डिस्क्लोजर देने को कहा गया है कि कितना स्टॉक है, इसकी सही जानकारी दें। घरेलू बाजार में पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश दिए गए हैं और जमाखोरी से सख्त तरीके से निपटने की बात इसमें की गई है। इंपोर्ट पर भी सरकार की नज़र है। तो सुनील जी, जरा आप बताएं सर कि तुअर दाल में ऐसा क्या हो गया कि सरकार की कड़ी नज़र हो गई है तुअर दाल पे? देखिए मृत्युंजय जी, हम बार बार देख रहे हैं कि सरकार तुअर और उड़द को ही ज्यादा मॉनिटर कर रही है, क्योंकि दोनों दालों के भाव बहुत ऊपर थे। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो नई फसल आई थी तुअर की, उसका भी यील्ड कम होने की वजह से और वेदर का फेवरेबल नहीं होने की वजह से कमी रही है। और बाहर से भी हमने काफी माल इस साल मंगाया। अफ्रीकन कंट्री से करीबन 6 लाख टन माल को इम्पोर्ट किया और अभी बर्मा से भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कमी ज्यादा होने की वजह से डिमांड जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है और सप्लाई टाइट होने की वजह से भाव बढ़ते रहे हैं। और इसका हमेशा कंसर्न सरकार को रहा है, जिसकी सेक्रेटरी साहब ने आईपीजे के कॉन्फ्रेंस में भी बोला था और बराबर बोलते भी रहे हैं, उसको मॉनिटर भी करते रहे हैं। अभी इसकी कमेटी भी बनाई है और आज की मीटिंग में भी उन्होंने बकायदा कुछ ट्रेडर्स के नाम लेके बोले हैं कि आप लोग इंपोर्ट इतना कर रहे हो लेकिन आपके पोर्टल में नहीं है। और मैं आपके और सभी मीडिया के द्वारा मैंने बार बार अपील करी है कि हमें ज्यादा से ज्यादा स्टॉक जो भी है हमारे पास स्टॉक, वो हमें स्टॉक दिखाना चाहिए ताकि सरकार को कम से कम ये रहे कि देश के बलदेवा जी, नाम किनका लिया है? कई पार्टियों को नाम लेके संबोधन किया था उन्होंने, क्योंकि कौन से पार्टी थे उसमें? इसलिए मैं कई पार्टियों को, इन्होंने एक नहीं बहुत सारी पार्टियों का नाम लिया था। मुझे अभी नाम याद नहीं, पार्टियों को नाम लेके दिया था। कुछ पार्टियां उस मीटिंग में भी थी, उनको बुलाया भी गया है। इसलिए हमें हर ट्रेडर को ये समझना चाहिए कि सरकार की नजर से कुछ छिपा नहीं है। आप यदि इंपोर्ट कर रहे हो वो भी पता है सरकार को। आप किसी वेयर हाउस में रख रहे हो तो सरकार उन वेयर हाउस से भी आपका डिटेल ले सकती है। इसलिए जरूरी ये है कि अपना माल कम रखें, ज्यादा लंबे समय तक स्टॉक ना रखें। बेसिकली मैं तुअर और उड़द की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सरकार को इन्हीं 2 चीजों पे ही कंसर्न है। आप यदि मूंग का, मसूर का, चने का, किसी और दाल का काम कर रहे हो तो सरकार को किसी प्रकार का कोई कंसर्न नहीं है अभी तक, क्योंकि उनके दाम जो है या तो एमएसपी के आसपास है या एमएसपी से नीचे है। लेकिन तुअर का स्पेशली तो सरकार को, इसलिए मैं बार बार गुजारिश करता हूँ कि जो भी स्टॉक है या तो स्टॉक को बेच देना चाहिए। बलदेवा जी, आप जरा बताइए। नहीं, ये बात ठीक है कि आप करें कि सही जानकारी देनी चाहिए, लेकिन आप एक बात बताइए कि इस वक्त चूंकि आप मार्केट में रहते हैं, आप जरा बताइए कि इस वक्त क्या सिचुएशन है डिमांड सप्लाई का, और उसको देखते हुए दाम अभी दालों के, खास करके तुअर दाल के, क्या कम होंगे, बढ़ेंगे, क्या होगा? देखिए, मैंने बार बार आपके उस चैनल पे भी बोला है कि मुझे लगता है 80-85 के जो दाम है तुअर के, वो काफी ऊपर है। उस ऊपर की मात्रा में ऊपर के भाव में तुअर की डिमांड कम हो जाएगी तो वो सप्लाई को अपने आप मैच कर लेगी।
और दूसरी दालें सस्ती होने की वजह से, क्योंकि तुअर की जो सब्स्टिट्यूट है वो मसूर दाल है और मसूर दाल की खपत बढ़ जाएगी। और हमने सरकार से भी ये आग्रह किया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट तुअर दाल की फ्री बांटने की जो उसमें तुअर दाल की जो बांटती है उसकी जगह बाकी दूसरी दाल जैसे कि मसूर दाल बांटनी चाहिए। जैसा मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, तमिलनाडु पहले पीली मसूर या लाल मसूर बांटती थी, लेकिन अभी तुअर दाल ले रही है, जबकि तुअर दाल इतनी ज्यादा है। तो मुझे ये लगता है कि कुछ स्टेट जो तुअर दाल योजनाओं में बांटती है उनको मसूर दाल की तरफ मुड़ जाना चाहिए, क्योंकि तुअर का सब्स्टिट्यूट हमेशा मसूर रहेगा और मसूर काफी अभी नीचे दामों पे है, अवेलेबल है मार्केट में। सर चलिए, बहुत शुक्रिया बलदेवा जी आपका जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए इस खबर का मतलब है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं गोल्ड की। बीरेन जी मतलब कमाल है, पिछले हफ्ते के मुकाबले अगर इस हफ्ते आप गोल्ड की चाल को देखें तो बिल्कुल उल्टी चाल है। पिछले हफ्ते जहां भारी भरकम एक्शन था गोल्ड में, उसके ठीक उलट इस हफ्ते मार्केट ने बिल्कुल एक्शन तो भूल ही गया है कि एक्शन क्या होता है। एक छोटा दायरा बना दिया है, थोड़ा बहुत एक्शन आता है लेकिन वो टिक नहीं पाता है। आप जरा बताइए सर, दायरे के इस बाजार में गोल्ड में 59,000 के ऊपर भाव है इस वक्त, हालांकि रिकवरी आई है आज निचले लेवल से गोल्ड में। आपके हिसाब से क्या ट्रेड लिया जाए गोल्ड में? हल्का सा शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि जो पैनिक था लास्ट वीक में यूरोपियन बैंकिंग का, अमेरिकन बैंकिंग का, वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुका है। अमेरिका में जो बैंक्स ट्रबल में थी वो उसको बायर मिल गया, तो वो पैनिक काफ़ी कम हो गया। यहाँ जून कॉन्ट्रैक्ट 59,400 के आसपास शॉर्ट किया जा सकता है। 5900 या 58,800 के आसपास का लक्ष्य रहना चाहिए और 59,900 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पर, इस पर आप नजर रखिए। 59,050 का लेवल अभी दिख रहा है। भाविक जी, आप भी सहमत हैं बीरेन जी से, या आपकी राय गोल्ड पर कुछ अलग है बीरेन जी के मुकाबले? नमस्कार मृत्युंजय जी, वेरी गुड इवनिंग। मुझे थोड़ा कॉन्ट्रेरी रिव्यू है, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है कि 1950 एक अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है कॉमेक्स में, और अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट अगर देखें तो 2 बार उसने 58,400 का सपोर्ट लिया है। तो आई थिंक जब तक 58,400 ब्रेक नहीं करता तब तक लॉन्ग साइड ही रहना चाहिए। तो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट अगर थोड़ा डिप आता है 58,800 पे, तो 58,600 के सिर्फ स्टॉप लॉस से मैं बाय के रिकमेंडेशन करूंगा। टारगेट अपसाइड रहेगा 59,300 का। ओके, 59,300 का टारगेट आप कह रहे हैं कि रहेगा, इस पर आप नज़र रखिए गोल्ड में। और इस वक्त गोल्ड में करीब करीब $6.5 से $7 की गिरावट ग्लोबल मार्केट में दिख रही है। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब, और हमारे साथ इस वक्त पहले कॉलर जुड़ रहे हैं, सुल्तान हैं, गुजरात से जुड़ रहे हैं। पूछिए सुल्तान। सवाल बीरेन जी से है। हाँ, 2-3 दिन पहले कपास खली में बता रहे थे टोन नेगेटिव मंदा रहेगा, पर आज सीएनबीसी ने 4:30 बजे उन्होंने तेजी बताया है और आगे और तेजी की धारणा बताई है। तो अभी हम तो और कंफ्यूज होते जा रहे हैं। अच्छा बताइए बीरेन जी। बीरेन जी हमें कमाई नहीं करा के देंगे ऐसा लगता है। नहीं, बीरेन जी तो पूरा कमाई कराने के मूड में हैं, बस आपको सिर्फ तैयार रहना है कि कमाई करना है आपको। हाँ, और देखना कहाँ है ये भी आप ध्यान रखिए कि आप कौन सा चैनल देख रहे हैं। बीरेन जी मतलब हमारे चैनल पे देखिए, आपको जब राय देंगे तब आपको समझ में आएगा क्या राय आपको मिली है। बताइए बीरेन जी, कैसे कमाई होगी? 3-4 दिन के लिए मार्केट बंद है, मंडियां बंद रहने वाली है। अच्छा। तो सप्लाई डिसरप्शन होगा। तो मैं हमेशा अकॉर्डिंगली चलता हूँ। मीन्स कोई यॉर्कर आता है तो मैं यॉर्कर के हिसाब से खेलता हूँ, फुल टॉस आता है तो फुल टॉस के हिसाब से खेलता हूँ। कभी भी एक फिक्स व्यू लेके मैं नहीं चलता हूँ, और सबको ये गुजारिश भी करता हूँ कभी ना चले। जैसा बी रोमन इन रोम जैसे कहते हैं ना, उसी स्टाइल का ट्रेड होना चाहिए। 4-5 दिन बाजार बंद है मार्केटिंग के हिसाब से, तो सप्लाई डिसरप्शन देखते हुए मैंने ये टेम्पररी मोमेंटम साइड का, बाय साइड का खोल दिया था। आप यॉर्कर खेलते हैं यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आप जब यॉर्कर फेंकते हैं तब दिक्कत हो जाती है। कई बार बीरेन जी आपकी तरफ से यॉर्कर आता कई बार यॉर्कर आता है आपकी तरफ से। मैं कोशिश करूंगा गुड लेंथ की। ठीक बात है। चलिए अगला सवाल है कमल का, हरिद्वार से हैं। पूछिए कमल जी। हेलो जी पूछिए। सर जी, मैं एनजी पे क्वेश्चन है मेरा कि एनजी कहाँ तक जाएगी ये नीचे? एनजी कहाँ तक जाएगी नीचे में? पटेल साहब बताइए कहाँ तक जाएगी?
देखिए ट्रेंड तो अभी भी नेगेटिव है। मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट एक राउंड फिगर 150 शायद वहां तक आ सकती है, क्योंकि इस बार अगर देखें तो वेदर फोरकास्ट भी अभी थोड़ा लग रहा है कि ठंडी नहीं होगी, तो डिमांड भी कम है। प्रोडक्शन देखें तो 100 बिलियन क्यूबिक पर फीट का प्रोडक्शन है, तो वो प्रोडक्शन भी ज्यादा है और एलएनजी की डिमांड भी कम है। तो ये देखते हुए मुझे लग रहा है कि अपसाइड अगर जाएगी तो भी बहुत शॉर्ट टर्म जाएगी, बट नीचे अगर आपको बाय करना है तो आई थिंक 150 के करीब रुके फिर वहां से एक बार कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर रमन है हमारे साथ, पूछिए रमन जी। मृत्युंजय जी नमस्ते। नमस्ते, पूछिए। सर ग्वार में सारे फंडामेंटल मजबूती के, फिर भी ये हमेशा गिर रहा है, क्या चक्कर है इसमें सर? जादू टोना तो नहीं कर दिया किसी ने? जादू टोना, अच्छा जादू टोना पता नहीं बीरेन जी ट्रैक करते हैं कि नहीं जादू टोना। सर क्या हो रहा है ग्वार में? सर कह रहे हैं कि फंडामेंटल इतने मजबूत फिर भी नहीं चल पा रहा है, किसकी नजर लगी है ग्वार को? इसमें लंबा नहीं सोचना चाहिए, बट अगर उनको ट्रेड लेना है तो वो ग्वार गम पे ले सकते हैं। करंट लेवल से ही ले सकते हैं, या तो 200-300 नीचे भी ले सकते हैं। स्केल डाउन पे मीन्स गिरावट पे बाई ऐसा लेना चाहिए। इसकी रेंज जो रहेगी वो 11,000 से 12,500 के बीच की रहनी चाहिए। ठीक है, ये रहा है ग्वार पर। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैलाश चंद्र मोदी, सदुलपुर से जुड़ रहे हैं। कैलाश जी की कॉल नहीं आती तो लगता है कि शो अधूरा रह गया। जी कैलाश जी पूछिए। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। हमको भी आपकी एंकरिंग की बिना मजा ही नहीं आता, जैसे कल और ही थे तो स्वाद नहीं आया। मतलब मैं तो वहां था, लेकिन मैं सिर्फ आपको सोच के बड़ा मिस कर रहा था कि मतलब आपके बिना शो छोड़ने का मन नहीं करता। मतलब लगता है कि नहीं शो कर ही लूं ताकि आपका सवाल ले पाए। थैंक यू सर इसके लिए। पूछिए। क्रूड पे सर क्या रहेगा आगे का टारगेट? क्रूड में देखिए अच्छी तेज़ी आई है पिछले कुछ दिनों में, और जिस तरह से खबर आई इराक से एक्सपोर्ट घटने की, उसका इम्पैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा है। तो भाविक जी आप क्या लगता है क्रूड यहाँ से आपको आगे? देखिए शॉर्ट टर्म में तो अच्छी खासी तेजी आ गई है, तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन यहाँ पे तो प्राइस चेंज नहीं करना चाहिए। अगर थोड़ी गिरावट आती है अराउंड 6,020 के करीब तो एक बार लॉन्ग कर सकते हैं, और मिनिमम मुझे लग रहा है कि 1 से 2 दिन का टारगेट अगर हम लेके चले तो 6150 से 6200, उससे ज्यादा नहीं लग रहा है। तो अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो आप आपका एसएल ट्रेल कर सकते हैं, और अगर आपको नई पोजीशन लेनी है तो 6020 के करीब ले सकते हैं 5950 के स्टॉप लॉस पे, और टारगेट रख सकते हैं 6100 का। बट स्टॉप लॉस जरूर से बना के रखें, क्योंकि 3 दिन में अच्छी खासी हमने रैली देखने को मिली है। चलिए, बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका, बीरेन जी आपका जुड़ने के लिए और बताने के लिए आज मार्केट का हाल कैसा रह सकता है। और चलिए जी बिजनेस और एनसीडीएक्स की खास पेशकश कमोडिटी की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं ग्वार की। जी हाँ, ग्वार की बात इस मायने में कि ग्वार के संदर्भ में जो कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट है उसकी अहमियत कितनी ज़्यादा है, हम एग्जाम्पल के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप ये समझ पाएँ कि ग्वार का जितना बड़ा मार्केट है इंडिया का, उस मार्केट को देखते हुए, उसके पोटेंशियल को देखते हुए कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट की क्या भूमिका हो सकती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं गजेंद्र पारख, जो कि राजहंस गम इंडस्ट्रीज के हैं। गजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सबसे पहला सवाल, आज की हमारी जो थीम है उसी पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में ग्वार का जितना, चूंकि सेगमेंट बहुत बड़ा है ग्वार का और इंडिया सबसे बड़ा उत्पादक देश है ग्वार का, उस लिहाज से कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट की ग्वार के संदर्भ में भूमिका कैसी है, क्या अहमियत है? नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, जो कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में ग्वार की बहुत भारी अच्छी अहमियत है, क्योंकि आप देखेंगे ग्वार गम जो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है ऑल ओवर वर्ल्ड, 90% एक्सपोर्ट इंडिया से होता है, ओनली 5 से 10% एक्सपोर्ट अदर कंट्रीज करती है। तो इसका जो डेरिवेटिव मार्केट है उसके अंदर आपको जो एनसीडेक्स पे जो प्राइसेस मिलते हैं और उसको जो हेडजिंग टूल्स के साथ अपने इसको देखते हैं, तो इसके अंदर काफी सारा पोटेंशियल है। और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ग्वार के, वो सारे इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे थ्रू हेजिंग के थ्रू, चाहे वो एनसीडेक्स की डिलीवरी के थ्रू, और कोई भी अन्य जो भी इसको एक्सचेंज से हम इसको डेरिवेटिव मार्केट में जोड़ सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव मार्केट तो काफी बड़ा है और सारे स्टेक होल्डर्स इसका फायदा भी उठाते हैं। ओके, अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि रिस्क मैनेजमेंट में, चूंकि ग्वार एक ऐसी कमोडिटी है, काफ़ी वोलेटाइल भी है ये कमोडिटी,
लिहाजा उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क मैनेज करना ग्वार के लिए कितना ज़रूरी है और वो कैसे मैनेज किया जाता है एक्सचेंज के ऊपर, ये जरा आप आसान भाषा में समझाएं। देखिए मृत्युंजय जी, जो ग्वार में जो रिस्क मैनेजमेंट है, क्योंकि ग्वार के प्राइसेस हमने हमेशा ही देखा है काफी वॉलेटाइल रहे हैं, चाहे जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो, चाहे वर्ल्ड वाइड कहीं भी कोई भी छोटी से छोटी घटना होती है तो ग्वार के प्राइसेस इसको हमेशा अट्रैक्ट करते हैं और इसमें एक भारी उठापटक हमेशा से रहती है। उसके साथ साथ जैसे मानसून में जब जो 4 महीने का पीरियड रहता है उसके अंदर भी इसके अंदर प्राइसेस काफी इनका फ्लक्चुएशन प्राइसेस काफी वॉलेटाइल रहती है। तो इसके संदर्भ में अगर आप बात करेंगे इसको, अगर रिस्क और इसको कैसे हम इसका रिस्क मैनेजमेंट करें, तो रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए आपको सबसे बड़ा जो एनसीडेक्स में हेजिंग टूल है उसका यूज कर सकते हैं। और एक जैसे एज ए मिलर मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि हम कैसे इसको यूज करते हैं। तो हमें जैसे सीजन में अब जो अच्छी क्वालिटी का सीड मिलनी है वो तो सीजन में ही मिलती है और पूरा एक साथ हम पूरे ईयरली इसको परचेज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब से एनसीडेक्स ने ये हेजिंग टूल और ये प्लेटफॉर्म जब से लॉन्च किया उसके बाद से हम फिजिकल में सीड लेते हैं और उसको एनसीडेक्स में हेज करते हैं। इससे क्या होता है मृत्युंजय जी, जैसे ही कोई डिमांड आती है तो हम उसको अनहेज करके उसका प्रोडक्शन कर लेते हैं ताकि हमें क्वालिटी में भी कोई इश्यू नहीं हो और हमें क्वांटिटी वाइज भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। उसके साथ साथ हम डिलीवरी भी ले सकते हैं। सपोज कीजिए एक्सपोर्ट में अब एक्सपोर्ट डिमांड जैसे एक दिन में ही काफी बड़ा ऑर्डर आ जाता है तो हम उसको एनसीडेक्स से डिलीवरी भी ले सकते हैं, क्योंकि फिजिकल में एट दैट टाइम उस क्वांटिटी मिले नहीं मिले लेकिन हमारे पास एक टूल रहता है कि हम उसको डिलीवरी ले सकते हैं, तो इससे काफी बेनिफिट मिलता है। तो आपने ये बताया कि ग्वार में, चूंकि आप खुद एक मिलर हैं और आप अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि ग्वार में हेजिंग करना क्यों ज़रूरी है और हेजिंग करने से आपको क्या फ़ायदा होता है, ये बात हम समझ गए। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि एक तो हेजिंग के फ़ायदे आपने बताए, लेकिन अगर कोई हेजिंग नहीं करता है, मान लीजिए मिलर है या एक्सपोर्टर है, एक्चुअल यूज़र है, अगर वो हेजिंग नहीं करता है एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर, तो उसके नुकसान क्या है? अगर वो हेजिंग नहीं करता तो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट उसका पुअर हमेशा ही रहेगा, क्योंकि जैसा मैंने काफी वॉलेटाइल रहते हैं तो वॉलेटिलिटी प्राइसेस में कहीं ना कहीं, और इसी का हम नतीजा देखते हैं कि ग्वार गम इंडस्ट्रीज हैं, जो ग्वार की मिलें हैं आज वो 90% बंद है। उसका रीजन ये है कि जो प्लेयर्स हैं वो उसको इंडस्ट्री को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं और उसी वजह से उनको एक बड़ा नुकसान हो जाता है। अच्छा, तो कह रहे हैं कि अगर आप हेजिंग नहीं कर रहे हैं तो आप अपने रिस्क को बढ़ा रहे हैं, और जब आप रिस्क आपका बढ़ता है तो जोखिम का खतरा बढ़ जाता है। और ग्वार के संदर्भ में जब बाकी, हालांकि जो पूरा पैटर्न है कमोडिटी मार्केट का, खास करके एग्री मार्केट का, उसका मैकेनिज्म ही ये है कि आप हेजिंग करें, अपने ट्रेड को सेफ रखें, इंश्योरेंस के तौर पर इसको आप इस्तेमाल करें। लेकिन ग्वार उन सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी, ग्वार में हेजिंग या रिस्क मैनेजमेंट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ग्वार का जो नेचर है वो ज़्यादा वोलेटाइल है कंपेयर टू मेनी कमोडिटीज़, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे ग्वार का जो मार्केट है वो इम्पैक्ट होता है। जैसे मानसून आप देख लीजिए, मानसून की कोई भी खबर आती है वो डायरेक्टली लिंक्ड है ग्वार से। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो जितने फैक्टर्स हैं ग्वार को जो इम्पैक्ट करते हैं, चाहे वो ग्लोबल सेंटीमेंट हो, क्रूड के प्राइस हो, मानसून हो, मैं जानना चाहता हूँ कि इन सब के बीच एक किसान, जो ग्वार के किसान हैं, उनके लिए वायदा बाजार कितना बड़ा टूल है अपने नुकसान को बचाने के लिए? देखिए मृत्युंजय जी, फार्मर्स भी इसके अंदर काफी हद तक अपना जो पैसा है उसको सेव कर रहे हैं। और क्योंकि आज देखिए आप, जब से ये ऑनलाइन, जब आजकल फार्मर्स के पास, सबके पास मोबाइल है, सब इसको प्राइसेस देखते रहते हैं, तो जैसे ही उनको लगता है कि ये सही टाइम है, अभी प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं, तो वो उसको बेच के निकल लेते हैं। जब प्राइसेस काफी टूट जाते हैं तो वो उसको होल्ड कर लेते हैं। तो फार्मर्स एक तो इस वजह से काफी बेनिफिट उठा रहे हैं। दूसरा, जो मंडी से जब जो वेयरहाउसेस हैं, वेयरहाउसेस के अंदर जो एनसीडेक्स अप्रूव्ड वेयरहाउसेस हैं, उसके अंदर भी फार्मर्स अपनी फसल को लाके और उसको ग्रेड करके उसको प्रोक्योरमेंट करके भी रख सकते हैं। तो ये काफी चीजें फार्मर्स भी इसका मेरे हिसाब से डेफिनेटली फायदा उठाते हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि फार्मर्स को भी डेरिवेटिव मार्केट से फायदा होता है, जो ग्वार के किसान हैं उनको भी फायदा होता है। अब मेरा एक सवाल आपसे ये होगा कि अगर कोई एक्चुअल यूज़र आपसे ये समझना चाहे
या इस वक्त आपको सुन रहे हों और वो जानना चाह रहे हों कि हेजिंग करने का तरीका क्या होना चाहिए, ग्वार की हेजिंग जब वो करें तो क्या क्या बातें, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब वो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर हेजिंग के लिए आएँ, रिस्क मैनेज करने के लिए आएँ? सबसे पहले तो उनको एक पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि वॉलेटिलिटी रहती है। आप अगर हेजिंग करते हैं, सपोज कीजिए हेजिंग की आपने और एक सर्टेन अपसाइड आई है, तो आपको पेशेंस चाहिए, क्योंकि हेजिंग में जब मार्केट अप एंड डाउन होता है तो उसके अंदर काफी सारी वॉलेटिलिटी को देखते हुए हेजिंग में हमेशा ही आपको ध्यान से हेजिंग करनी चाहिए, और जो आपने हेजिंग की है उसका पूरा आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप एक सर्टेन टाइम में एक सर्टेन फ्रेमवर्क में जो आपने सोचा है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो हेजिंग करने से आपको सावधानी, बहुत सारी जरूरी सावधानी भी रखनी चाहिए, जैसे कि आपको प्लेटफॉर्म पे आपको बायस नहीं होना है, आपको एक लिमिटेड जो आपकी जो मैकेनिज्म है उसको भी स्ट्रॉन्ग रखना है, आपको साथ साथ मार्जिन्स के भी उसको भी ध्यान रख के आप हेजिंग करें। ओके, तो ये कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं उन लोगों के लिए जो ग्वार में हेजिंग करना चाहते हैं, रिस्क मैनेज करना चाहते हैं। अब एक सवाल मैं आपसे मानसून को लेकर पूछता हूं, क्योंकि मानसून एक बड़ा फैक्टर है ग्वार को इम्पैक्ट करने के लिए। तो आप ज़रा बताइए कि जब चूँकि 4 महीने का हमारा मानसून का सीज़न होता है और वो जो पीरियड होता है वो ग्वार की खेती के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और प्राइस के लिहाज से तो है ही। तो मानसून से पहले एक हेजर को या एक एक्सपोर्टर को या एक्चुअल यूज़र को क्या प्लानिंग करनी चाहिए ग्वार में, मानसून अगर आगे फोरकास्ट आने वाला है उसको ध्यान में रखें? मानसून अगर फोरकास्ट आता है तो सबसे पहले आपको मार्जिन्स जो हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए, आपको रिस्क जो है उसको आपको एकदम सेटल करना चाहिए। उसके साथ साथ आप जो क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी रहती है मानसून के टाइम में, तो आपको हमेशा ही उन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिनसे आपको नुकसान नहीं हो। जैसे कि आपने सपोज कीजिए मानसून के टाइम में आपकी पोजीशन हेज है और सपोज कीजिए खबर आती है कि इस बार एल नीनो, जैसे इस बार एल नीनो की खबरें अगर वो ग्राउंड पे इम्पैक्ट करती है तो प्राइसेस काफी हाई हो सकते हैं। तो वो चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग रखें। ठीक बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया गजेंद्र जी आपका डिटेल में हमें बताने के लिए कि डेरिवेटिव मार्केट की अहमियत क्या है ग्वार के संदर्भ में, क्यों ज़रूरी है कि रिस्क मैनेज किया जाए ग्वार में, और हेजिंग का मैकेनिज्म आपके लिए कितना मजबूत है। ये सब डिटेल में बताने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।